वेलकम बैक नाज़रीन, क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुशामदीद कहता हूँ। बात कर रहे हैं मिर्गी के हवाले से, एपिलेप्सी के हवाले से, और ये आखिरी हिस्सा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शहनाज इब्राहिम साहिबा, जो कि पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट हैं, आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल से उनका ताल्लुक़ है। डॉक्टर साहिबा, ये बताइए, किसी भी मरीज़ को जिसको ये शिकायत है झटकों की या दौरों की या सीज़र्स की, उसकी तशख़ीस या डायग्नोसिस क्लिनिकल ग्राउंड पे होती है या कोई टेस्ट भी होते हैं इसके? बेसिकली तो क्लिनिकल है और इसका दारोमदार है कि कोई अच्छी तरह से उसके सवाल जवाब करके ये जायज़ा ले सके कि उसको वाकई दौरा हो रहा है या नहीं। ठीक है। और जब वो कंफर्म कर लेता है कि उसको दौरा हुआ है और एक से ज़्यादा हुआ है तो फिर दवा आप उसको दवा देते हैं। लेकिन ईजी आप इसलिए कराते हैं, बाज़ मुख्तलिफ इक़साम होते हैं ना एपिलेप्सी के, तो वो दरियाफ़्त करने के लिए कि किस तरह की मिर्गी है और कौन सी दवा इस मिर्गी में सबसे ज़्यादा कारगर है। जैसे दिल का ECG होता है, दिमाग का EEG होता है, तो वही वायर्स लगे हुए होते हैं दिमाग पे और तकलीफ तो नहीं होती? तकलीफ बिल्कुल नहीं होती और कोई नुकसान नहीं, कोई भी नुकसान नहीं। अच्छा, ये बताइए कि इलाज क्या है मिर्गी का? तो शुरू तो दवाइयों से करते हैं, ठीक है, और दवाइयाँ हम देते हैं, पहले एक से शुरू करते हैं, फिर कुछ ऐसे होते हैं जिनको एक से कंट्रोल नहीं आता तो आप दूसरी ऐड करते हैं। कोशिश आपकी यही होती है कि एक हो और ज़्यादा से ज़्यादा एक पे ही कंट्रोल हो। तो आप एक ही दवा को बढ़ाते जाते हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा दवाइयाँ ऐड करेंगे उनकी आपस में इंटरेक्शन ज़्यादा होती जाएंगी, तो वो जो अफेक्ट होगा वो कम होता जाएगा। लेकिन कोशिश आपकी एक से होती है, तो एक करते हैं फिर दूसरी करते हैं। इसके अलावा फिर और भी चीज़ें हैं, जब मुश्किल एपिलेप्सीज जिसको हम इंट्रैक्टेबल कहते हैं। इंट्रैक्टेबल का मतलब है दिन में 2 जैसे साहिदा साहिबा का पिंडी से सवाल है, तो उनकी साहबजादी जिनको 13 साल से शुरू थी, अब 21 साल है, वो बहुत उसको इंट्रैक्टेबल हम कहेंगे। ये क्या होती है? इंट्रैक्टेबल वो जो मुश्किल से कंट्रोल हो रहे हैं और जिनको 3 या 4 दवाइयों पे रखा हुआ है उसके बावजूद नहीं कंट्रोल हो रहे। अब जाहिदा का मेरा ख्याल है सिर्फ वो एक दवा पे है, राइट? उन्होंने एक ही दवा का नाम दिया था, वैल्प्रोइक एसिड। और आजकल जो हम बात कर रहे थे कि बहुत अच्छी नई दवाइयाँ आई हैं जो कि यंग एडल्ट्स में आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये दवाइयाँ बहुत इफ़ेक्टिव होती हैं कंट्रोल करने के लिए, साइड इफ़ेक्ट्स भी कम हैं इनके। और लड़कियों के लिए कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जो कि आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनमें क्या मशवरा देंगी जायदा को, क्या करें? क्योंकि अब जिन डॉक्टर साहब के पास जा रही हैं वो तो उन्होंने दवा दी हुई है। शुड शी चेंज द डॉक्टर? मेरा ये ख्याल है कि कुछ और मशवरे करने या उसी डॉक्टर के पास जा करके दोबारा पूछना चाहिए, क्योंकि एक दवा पे 13 साल से 21 साल तक वहीं जा रही हैं। पता है, बाज़ वक्त ये होता है कि वो डॉक्टर अगर तजवीज़ भी करते हैं तो वो उनको पेशेंट्स को ये होता है कि ये दवा सही नहीं काम कर रही, तो लेकिन वापस डॉक्टर के पास जाके बात ज़रूर करनी चाहिए कि ये दवा क्यों नहीं सही कर रही है। अगर किसी और डॉक्टर ने दूसरी दवा लिख के दी है तो वो इस्तेमाल करके अगर कोई साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं तो डॉक्टर के साथ जाके बताना चाहिए कि ये साइड इफ़ेक्ट हो रही है, तो हम ये कितनी दें, कम दें, ज़्यादा दें। दूसरी दवाइयाँ ट्राई की जा सकती हैं। ओके, जायदा साहिबा, आप अपने डॉक्टर साहब जिन्होंने आपको दवा दी है, आप उनसे कहिए कि दवा से कंट्रोल नहीं हो रहा, और वो दवाएं इसके, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि एक दवा से कंट्रोल किया जाए, 2-3 दवाओं से भी किया जा सकता है। लेकिन अगर ना फ़र्क पड़े तो किसी और न्यूरोलॉजिस्ट से आप मशवरा ज़रूर कर लीजिए। काउंटर ओपिनियन लेना कोई बुरी बात नहीं है, आप 2 डॉक्टर से भी मशवरे ले सकती हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि जब दौरे पड़ रहे होते हैं उस वक्त लोग जो है ना बहुत परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, समझ नहीं आता, उस वक्त क्या करना चाहिए जो इर्द गिर्द के लोग हैं? ये बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि अभी रिसेंटली मैं एक कॉलेज में गई थी जहाँ पर एक बच्ची को दौरा पड़ा था, तो वो जो वहाँ पे जो लोग थे वो टीचर्स को नहीं समझ आ रही थी कि क्या करना है, और हर एक अपना मशवरा अलग अलग दे रहा था। जब दौरा पड़ता है तो आप उसको छोड़ दें और उसको सिर्फ साइड पे लिटाएं, इस तरह से, मुंह नीचे ना हो, करवट पे, हाँ। और उसके अगर टाई पहनी हो तो टाई लूज़ कर दें, बटन्स लूज़ कर दें, कोट पहना हो तो ज़रा ढीला कर दें उसको, चश्मे पहने हो तो उतार दें, कोई भी चीज़ उसको जो तकलीफ़ पहुंचा सके। अंदर ब्रेसेस पहने हो तो कोशिश करके वो निकाल सकते हैं, या लूज़ टूथ है कोई कि आपको लग रहा है कि कोई ऐसे दांत फिट किया हुआ है तो वो निकाल दें, क्योंकि अगर दौरे के दौरान वो हलक में अटक सकता है। लेकिन हरगिज़ बिला वजह अपनी उंगली अंदर डाल के ज़बान बाहर खींचने की कोशिश ना करें। हो सकता है मुँह बंद कर ले, कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत है। ज़बान कटेगी नहीं और ज़बान चबेगी नहीं, कुछ भी नहीं होगा। और उसको सिर्फ साइड पे रखें जब तक वो दौरा ख़त्म नहीं हो जाता, और उसके बाद अमूमन लोग सो जाते हैं तो उसको सोने दें, ये भी नहीं कि उसको जगाने की कोशिश करें। ओके, वो 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, और सबसे ज़रूरी ये है कि उसमें मुंह में कुछ डालने की कोशिश ना करें। जूता सूंघाना या चप्पल सूंघाना, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा उसको। ये क्या है, ये कहाँ से आ गया? ये पुरानी रिवायतें हैं। लोग समझते थे कि जैसे वो दरअसल
पुराने विक्टोरियन एजेस में जहाँ पे वो औरतें फेंट हो जाती थी ना, तो उनको वो स्मेलिंग सॉल्ट्स दी जाती थी, शायद उससे कुछ आया है यूरोपियन ज़माने से। लेकिन हमारे यहाँ पे ये पुरानी रिवायत है, क्योंकि अमूमन ये कुछ सेकंड्स का होता है या कुछ मिनट का होता है, तो जितनी देर तक आप जूता सुंघाएं आप कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी सुंघा दें तो वैसे ही उठ जाएगा, वो वैसे ही खत्म हो जाने वाली। ओके, मतलब किसी तरह की कोई आपने खुशबू या बदबूदार चीज़ नहीं सुंघानी, नहीं सुंघा सकते। ये अलबत्ता मजीद जुल्म कर रहे हैं, आप गंदा जूता मोजा सुंघा रहे हैं। वो होश में होता तो शायद वो आपको बता देता। ये बताइए, आसिम साहब का सवाल था, उनकी जो बेगम साहिबा का मसला हुआ कि उनकी डीएनई हुई है या डीएनसी हुई है 2 साल पहले, और उसके बाद से फिर वो कहती हैं कि सोने से पहले अचानक इनको जो है ये बेहोश सी हो जाती हैं, इनको दौरे पड़ते हैं, क्या मशवरा देंगी, क्या लग रहा है आपको? दरअसल उन्होंने कहा दौरे नहीं पड़ते, वो सिर्फ बेहोश हो जाती हैं और सोने से पहले ही वो बेहोश होती हैं, और कभी चोट नहीं आई है उनको, और कभी जिस्म में कपकपाहट या जो हम जिसको हम कहते हैं टॉनिक क्लॉनिक जो मूवमेंट होती है वो नहीं हुआ है। मेरा ये ख्याल है कि एक दफ़ा अगर न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाया है उन्होंने, तो मेरा ख्याल है नफ्सियाती डॉक्टर को भी दिखाना चाहिए उनको, क्योंकि ये डीएनसी के बाद हुआ है, हो सकता है कोई वजह हो जिसकी वजह से डीएनसी कराई हो। साइकियाट्रिस्ट के पास जाएं, साइकियाट्रिस्ट के पास एक दफ़ा मशवरा कर लेना। न्यूरोलॉजिस्ट दिमाग के डॉक्टर होते हैं, दिमागी अमराज के, और जो सोचों के नफ्सियात के जो डॉक्टर हैं वो हमारे साइकियाट्रिस्ट होते हैं। ठीक है, किसी साइकियाट्रिस्ट को ये दुनिया में बहुत सुना, बड़े मशहूर लोगों को जो बड़े अपने अपने फील्ड में चैंपियन रहे हैं, उनको भी मिर्गी रही है। कुछ लोगों को जानती हैं? जी हाँ, एल्बर्ट आइंस्टाइन, ठीक है, और इसके अलावा और 1-2 और हैं आपके नोबेल लॉरिएट्स हैं 1-2 जिनको नोबेल प्राइज मिला। जी हाँ, उनको दौरे पड़ते रहे हैं। एनीवेज, डॉक्टर शहनाज बहुत बहुत शुक्रिया, आज आप इस प्रोग्राम में आई हैं, और ये है कि कोशिश ये करूँगा कि अगले हफ्ते एक और प्रोग्राम करूँगा, ताकि आज आपकी कॉल हमने आखिरी हिस्से में ले ली, आपकी कॉल्स लेते रहेंगे और जो आपके सवाल हैं डॉक्टर साहब उसको एडजस्ट करती रहेंगी। मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट थर्सडे को हम डॉक्टर साहब से हमारी बात हुई है, शायद हम इस प्रोग्राम को दोबारा करें। एक बात जो कि आखिर में मैंने इनसे पूछी थी, एल्बर्ट आइंस्टाइन, उसको मिर्गी थी या एपिलेप्सी थी, इसके अलावा बहुत से ऐसे बड़े नाम हैं जो कि मिर्गी का ऐसा मर्ज़ नहीं है। बताने का मकसद सिर्फ ये है कि इससे इंसान की जहानत मुतासिर नहीं होती है, या इंसान की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यस ज़रूर प्रॉब्लम आती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई इंसान जहनी माजूर होता है या डिसेबल होता है या वो जहनी तौर पे मफलूज होता है। वो बिल्कुल एक आम इंसान होता है। अमूमन ये देखा गया है जिनको मिर्गी है वो तो ज़्यादा ज़हीन होते हैं। तो ऐसे बच्चों को अगर आपने स्कूल से निकालने का सोच रहे हैं तो बिल्कुल ना सोचें। और दूसरी बात लाइक ये है कि एक बात कि डॉक्टर की जो एडवाइस है उसको ज़रूर फॉलो करें। ये बीमारियां हैं जो कि इनकी दवाइयाँ थोड़ा सा टाइम लेती हैं, लेकिन बात यह है कि एक दवा से नहीं तो दूसरी दवा, दूसरी तो नहीं 2-3 दवाओं से ये चीज़ें कंट्रोल हो जाती हैं। इसमें पेशेंस की ज़रा सा सब्र और तहम्मुल की बहुत ज़रूरत है। और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उन तमाम ख़ानदानों को, उन तमाम वालिदैन को सब्र दे, हिम्मत दे, इस्तकामत दे जिनके बच्चों को मिर्गी हैं, और इंशाअल्लाह ताला आपके बच्चे ज़रूर सही हो जाएंगे, क्योंकि ये वक्त के साथ साथ ये बीमारी बेहतर हो भी जाती है। इस प्रोग्राम के कोई फीडबैक या सजेशन हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं cliniconline@health-tv.tv या फेसबुक पे जाके क्लिनिक ऑनलाइन के पेज को जब आप खोलें तो उसको सब्सक्राइब करके अपने सवालात अपनी डिमांड से मुझे आगाह कर सकते हैं। कल इंशाअल्लाह ताला एक नए प्रोग्राम के साथ मुलाकात होगी। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।